जरा सोच कर देखो, एक ऐसा देश जो गरीबी और भूखमरी का शिकार हो, सड़क के हर कोने पर गरीबी और भूखे गरीब लोग, लेकिन अचानक से ही सिर्फ 40 सालों में उस देश की ऐसी कायापलट होती है कि आज वो देश पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक बन चुका है। उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में टॉप लेवल का है और आज उस देश ने सब कुछ हासिल किया है सिर्फ इन 40 सालों में। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। आज से 45 साल पहले इस देश का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% था और आज की डेट में ये देश पूरे वर्ल्ड में 17% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया में सबसे कंट्रोवर्शियल देश चाइना की, जिसे ज्यादा तो कोई पसंद नहीं करता, लेकिन इसकी सक्सेस की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि इसे कोई झुटला नहीं सकता। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे चाइना का द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर चाइना की हिस्ट्री को देखें तो चाइना पूरे वर्ल्ड में मिडिल में लोकेटेड है और एक वक्त था जब चाइना भी ब्रिटिशर्स का गुलाम हुआ करता था। चाइना की गुलामी का दौर शुरू होता है 1839 से। वो कहते हैं ना, अगर किसी देश को तबाह करना है तो उसकी यूथ को ही तबाह कर दो। ऐसा ही करा ब्रिटिशर्स ने। चाइना की यूथ को इस प्रकार के ड्रग ओपियम का आदी बना दिया और चाइनीज कल्चर, सोसाइटी और यूथ को तबाह कर दिया। जमीनें, पोर्ट्स, व्यापार अपने नाम कर लिया और चाइना में ऑफिशियली कॉलोनियल रूल शुरू हुआ। और ये जो ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था चाइना में, इसी बीच चाइना में बहुत सारे युद्ध भी होते हैं। 1850 में चाइना में सिविल वॉर हुआ, 1894 में टेरिटरी को लेकर वॉर हुआ, जापान और चाइना के बीच भी वॉर हुआ। जैसे ही चाइना का चाइना जापान वॉर खत्म होता है, वैसे ही चाइना में शुरू होता है कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच युद्ध, जिसे चाइना के पहले सिविल वॉर के नाम से भी जाना जाता है, यानी पूंजीवाद और राष्ट्रवाद के बीच बहुत बड़ा युद्ध। सिविल वॉर काफी साल चला और 1949 में इस सिविल वॉर को खत्म कर दिया गया। इन दोनों के बीच समझौता हो गया, क्योंकि जब भी किसी देश में सिविल वॉर होता है, गृह युद्ध होता है, तो देश को 3 प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। सबसे पहली प्रॉब्लम, देश में माहौल खराब होता है। दूसरी प्रॉब्लम, देश में डेवलपमेंट रुकता है। तीसरी प्रॉब्लम, देश 2 भागों में बढ़ जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ये वॉर जीत जाती है और नेशनलिस्ट पार्टी और उनके सपोर्टर्स को पास के ही एक आइलैंड में भेज दिया जाता है, जिसे आज हम ताइवान भी कहते हैं। और यही वो साल था 1949 जब देश में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल शुरू होता है और इस पार्टी का मेन चेहरा बनते हैं माओ जेडोंग। The leader of the communists and the hero of the revolution was Mao Zedong. 我们的思念是正义的，正义的思念是严乎敌人也攻不破的。 अब जो माओ जेडोंग थे वो चाहते थे चाइना में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और खेती हो, तो उन्होंने स्टील मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग और लैंड बिजनेस को ग्रो करना चाहा और सारी खेती, जमीन, सबकी जिम्मेदारी जमींदारों से छीनकर डायरेक्ट किसानों को दे दी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि माओ का ये फैसला चाइना को बहुत जल्द डुबाने वाला है। जब किसानों के ऊपर सारी जिम्मेदारी आई तो उन्होंने पैनिक में होकर हड़बड़ी में खेती करी और देश में क्वालिटी क्रॉप्स की कमी हो गई। और कहने को तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसान के पास थी, लेकिन जितना भी रेवेन्यू और प्रॉफिट होता था वो इनडायरेक्टली सरकार के पास ही जाता था। और माओ जेडोंग की इन्हीं नीतियों की वजह से चाइना में एग्रीकल्चर 15% से नीचे गिरा और चाइना में पहली बार भूखमरी आई, जिसे द ग्रेट चाइनीज फैमीन के नाम से भी जानते हैं। ये भूखमरी 1959 से 1961 तक चली थी। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी देश के अंदर भूखमरी आएगी तो वहाँ की जनता तो सरकार की आलोचना करेगी। और इतना सब कुछ होने के बाद देश भर में कई लोग माओ के खिलाफ हो गए थे और 1966 में माओ को रियलाइज हो गया था कि अब उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हीं की निंदा कर रहे हैं। पूरा सिस्टम अब भी उसी के कंट्रोल में था, लेकिन वो अब भी चाहता था कि लोग उसे सपोर्ट करें और उसके अपोजिट कोई भी ना हो। इसी को ही देखकर माओ ने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया, जिसे आज कल्चरल रेवोल्यूशन कहा जाता है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन माओ चाहता था कि लोग उसे अब भी सपोर्ट करें और उसके अपोजिट में कोई भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ उसी के ही चाहने वाले देश में हो। अब इस सो कॉल्ड कल्चरल रेवोल्यूशन को ऐसे दिखाया गया कि ये कैंपेन चाइना के कल्चर की रक्षा करेगा, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। कल्चरल रेवोल्यूशन के ही टाइम पर माओ जेडोंग ने अपने सपोर्टर्स की एक आर्मी बनाई, जिन्हें रेड गार्ड नाम दिया गया। स्कूल में अगर कोई टीचर इंग्लिश पढ़ाता दिख जाए तो उसे देशद्रोही कहकर सड़क पर मारा जाता था, या फिर कोई आदमी रोड पर इंग्लिश बोलता हुआ दिख जाए या फिर वेस्टर्न कपड़े पहना हुआ मिल जाए तो उसे दुश्मन की नजर से देखा जाता था। घर के बच्चे जिनमें एक झूठा राष्ट्रवाद भर दिया गया था, वो अपने माँ बाप के सामने ही रेड गार्ड बन जाते थे। तो देश में सिर्फ एक ही नारा लगाया जाता था, माओ जुक्शी योंगुहाई शी शी दुई दे, कि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होती है चेयरमैन माओ इज ऑलवेज राइट। देखते ही देखते माहौल इतना बिगड़ गया कि चाइना में दंगे होने लगे और एक बार फिर से सिविल वॉर का माहौल बन गया। लेकिन 1976 में माओ एक सीरियस बीमारी के चलते एक्सपायर हो जाता है और इस कल्चरल रेवोल्यूशन को 10 साल बाद
रोक दिया जाता है। ये कल्चरल रेवोल्यूशन तो खत्म हो गया था, लेकिन जो चीजें अब भी खराब थी वो थी चाइना की हालत, क्योंकि माओ जेडोंग ने इन 10 सालों में चाइना को 50 साल पीछे कर दिया था। अब ये जो चाइना की डूबती हुई कश्ती थी, इसकी जिम्मेदारी मिलती है कम्युनिस्ट पार्टी के ही दूसरे लीडर डेंग शाओपिंग को। डेंग शाओपिंग इतना विजनरी लीडर था कि उसने ना तो कोई नारा दिया, ना ही कोई स्पीच बोली, सिर्फ उसने एक ही लाइन बोली, कम्युनिस्ट हो या फिर कैपिटलिस्ट, जो देश में काम करेगा वही रहेगा। यानी हर देश के नागरिक को देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। अब डेंग शाओपिंग समझ चुके थे कि इस देश की गरीबी जब ही दूर होगी जब दूसरे देश इस देश में आकर इन्वेस्ट करेंगे। तो 1978 में चाइना ने पहली बार ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया, जिसमें चाइना ने दूसरे देश को अपने देश में इन्वेस्ट करने का मौका दिया। स्टेट ओन्ड फार्म्स को तोड़कर फार्मर्स से बोला गया, जमीन तुम्हारे पास नहीं है लेकिन मुनाफा तुम्हारा ही होगा। इसका रिजल्ट ये मिला कि एग्रीकल्चर 20% से ग्रो हुआ, और जो जनरेशन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जी रही थी उसने फ्यूचर में अपने और अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टिंग शुरू करी। अब शाओपिंग चाहते थे चाइना में एक ऐसा शहर बनाना जो ग्लोबल टेक कंपनीज का बेस बने। इसकी शुरुआत हुई शेंजन सिटी से, जो एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी फिशिंग विलेज थी जिसमें कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं। 1980 में इस शहर पर काम शुरू हुआ और सिर्फ 20 सालों में शेन सिटी चाइना की पहचान बन गई, जहाँ की बिल्डिंग्स में या तो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा था या फिर हार्डवेयर असेंबलिंग हो रही थी। आज यही वो सिटी है जहाँ हुआवाई, टेंसेंट, DJI जैसी कंपनीज के हेडक्वार्टर हैं। इस शहर में 11 मेट्रो लाइंस हैं और 11 की 11 ड्राइवरलेस हैं। शहर की GDP मुंबई और बैंगलोर दोनों से ज्यादा है। वो सिटी है चाइना की शेंजन सिटी। अब जो चाइना को हमेशा के लिए बदलने वाला था वो था माओ जेडोंग का द ग्रेट एजुकेशन रेवोल्यूशन। 1986 में चाइना में एजुकेशन लॉ लागू होता है, जिसमें चाइना के हर बच्चे को 9 साल तक क्वालिटी और फ्री एजुकेशन मिलेगी। डेंग शाओपिंग ने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्यूचर में एजुकेशन ही इस देश का फ्यूचर बनेगी। गवर्नमेंट ने GDP का बड़ा हिस्सा स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में लगाया और पुअर एरियाज में प्राइमरी स्कूल्स ओपन हुए। टॉप लेवल पर चाइना ने हार्वर्ड और MIT जैसी यूनिवर्सिटीज से टाई अप किया, इससे मास लिटरेसी को बढ़ावा मिले, एलाइड ब्रिलियंस फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिशन। से हुआ ये कि चाइना की स्कूलिंग बहुत टफ हो गई, लेकिन आज भी चाइना का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का मोस्ट प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम है, जहां प्राइमरी से ही बच्चों को मैथ्स, कोडिंग और लॉजिक सिखाया जाता है। 2000 के बाद चाइना ने सिर्फ स्कूल्स नहीं बनाए, उन्होंने दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज बिल्ड करी। तंगसुंगुआ, फुदान और पीकिंग यूनिवर्सिटी। चाइनीज स्टूडेंट को हर साल स्कॉलरशिप मिलती है और पढ़ाई के लिए US, यूरोप भेजा जाता है। उनमें से 80% स्टूडेंट्स को वापस भी बुला लिया जाता है, क्योंकि इनके पास चाइना आकर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और पूरा एनवायरनमेंट होता है काम करने के लिए। और चाइना ने एक जनरेशन में ये समझ लिया था कि अगर देश को बदलना है तो वोट से कुछ नहीं होगा, उसके लिए चाहिए विजन, वो भी नेशनल विजन। और ये विजन स्कूल्स के बोर्ड पे लिखा जाएगा, पार्लियामेंट के बोर्ड पर नहीं। और अगर आज चाइना सुपर पावर बन रहा है तो इसलिए नहीं कि उसके पास बहुत पावरफुल आर्मी है, बल्कि इसलिए कि आज उसके पास ट्रेन्ड माइंड्स की आर्मी है। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसी के साथ वहाँ की सरकार ने हाई क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनवाए, पब्लिक को क्वालिटी सर्विस दी। साइंस एंड रिसर्च पर भी सरकार ने फोकस किया। एक रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें करीब 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, और उसके बाद उस ट्रेनिंग के बाद उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, पूरा एनवायरनमेंट मिलता है रिसर्च करने के लिए। आज की डेट में चाइनीज गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को 500 बिलियन का फंड देती है हर साल। चाइना की ग्रोथ इतनी ह्यूज है कि आज पूरे वर्ल्ड में चाइना की GDP $17 ट्रिलियन हो चुकी है, और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना फ्यूचर में नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा। जो लोग चाइना का कंपैरिजन इंडिया से करते हैं उन्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि एक वक्त था जब चाइना के पास सिर्फ लोग ही लोग थे, ना तो पैसा था, ना ही टेक था और ना ही ग्लोबल स्टेटस था। और आज के टाइम पर चाइना में 2000+ ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं, 35 करोड़ स्टूडेंट्स एक्टिव हैं और हर साल 45 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं। 50% से ज्यादा R&D बजट एजुकेशन पर खर्च होता है। और हम जब 1990s में चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था तो हम लिबरलाइजेशन की पॉलिटिक्स में उलझे थे। जब चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग सिखा रहा था तो हमारे देश की सरकार सिर्फ NRC और CAA में उलझी थी। दोस्त, बात सिर्फ कंपटीशन की नहीं है, बात है सर्वाइवल की। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा सिर्फ इंस्टा रील्स स्क्रॉल करे या नासा या इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे? चाइना के बच्चे 12 साल की एज में डेटा साइंस सीखते हैं, और आज भी हमारे देश में पेरेंट्स बोलते हैं बेटा आर्ट्स मत लो, साइंस लो, साइंस आर्ट्स में कुछ नहीं है। हमारे देश के युवा का सपना है IAS बनकर पावर में रहना, और चाइना के बच्चे उसी एज में रॉकेट बना रहे होते हैं। फर्क ये नहीं है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है या फिर उनके पास एक अलग ही दिमाग है और हम बेवकूफ़ ही हैं। फर्क ये है कि उनके पास नेशनल विजन है और हमारे पास क्या है, एक बिखरा हुआ सिस्टम और एक खोखला एटीट्यूड। और हमें चाइना से इसलिए नहीं डरना कि वो हमसे आगे निकल गया, बल्कि डरना इसलिए है कि वो अब रुकेगा नहीं और हम सुधरेंगे नहीं। वीडियो को बनाने में मेरे बहुत एफर्ट्स लगे हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और अपने थॉट्स कमेंट्स में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।